ये कहानी किम साउथ कोरिया की रहने वाली एक लड़की की है और उसे यूएसएस से किडनैप कर लिया गया था। कहानी की शुरुआत में जे नाम की एक लड़की कार की डिक्की में बांधा हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह सब बंधा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किडनैप करने वाला आदमी बस सिगरेट पी रहा था और वो फिर कार की डिक्की को वापस बंद कर देता है। और अब वो कहानी इस इंसिडेंट के एक दिन पहले आती है। ये बात 1994 की है, जहाँ पर जे नाम की एक टीनेज लड़की थी जो अपनी फैमिली की रेस्टोरेंट पर काम किया करती थी और वो चोरी छुपे अपनी फ्रेंड एबी के साथ सिगरेट पिया करती थी। और एबी शाम को उसके साथ इसे बार में जाने के लिए कहता है। एबी के पास बार में जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी था, क्योंकि जे अभी तक 18 साल की नहीं हुई थी। लेकिन जे का पिता को पता था कि वो सिगरेट पीती है, लेकिन वो फिर भी उसके मॉम को नहीं बताते। और ये दोनों बाप बेटी का बीच एक स्वीट सा रिलेशन दिखाई जाती है। और इसके बाद उसके पिता ने उसे एक रिंग देती है जो कि पुरखों की निशानी थी। इसके बाद रात को एबी और जे अपनी फेक आईडी से बाहर में जाते हैं, क्योंकि जे 18 साल की नहीं हुई थी और ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पर दोनों खूब मजे लेते हैं और तभी एबी के नजर एक चार्मिना लड़का पर पड़ती है जो फायर फाइटर का ड्रेस पहना हुआ था और वो उसके लिए ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद दोनों में बातचीत होती है और एबी दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। फिर वो लड़का जे को घर में छोड़ने के लिए उसे राइड ऑफर करता है। दोनों कार में बैठ के जे की घर के ओर जा रहे थे, लेकिन जे की घर में पहुंचने से पहले वो लड़का बीच में गाड़ी रोक देता है और वो जे को किस करने लगता है। जे को ये पसंद नहीं आता है और ये फायर फाइटर पीछे कार में बैठे एक आदमी से बात करने के लिए जाता है, जो कि जे को बड़ा अजीब लगता है। और वो देखती है जिस कार में वो बैठी है उसी कार में बहुत सारे यूनिफॉर्म है जो कि नकली है। और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागने से पहले ये लोग उसे पकड़ लेती है और अचानक सब ब्लैंक हो जाता है। सीन काट होके एक पुलिस ऑफिसर बॉब को दिखाई जाती है, जो कि अपने किसी काम पर फार्म में जा रहा था। वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर पहले से ही थे, जो कि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उस लड़की की पैर में एक ट्रिगर भी था, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए वो वहाँ मौजूद दोनों को मार डालता है। सीन फिर से जे को दिखाई जाती है, जो कि एक ट्रक में बैठकर कहीं जा रहा था और उसके साथ और भी बहुत सारे लड़कियां भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका साथ क्या होने वाला है। ट्रक जाके एक जगह पर रुकता है, जहाँ एक आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है। इसके बाद उसे एक ऑपरेशन थिएटर में दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ी नर्स आकर जे को एक इंजेक्शन लगाती है और जे डर की मारी चिल्ला रही थी। फिर वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक दो लड़कियां नहीं कि बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनकी उम्र छोटे से लेके बड़े तक है और उन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। उन्होंने बस नाम के कपड़े पहने थे। वहाँ पे बॉब आती है, जो कि सभी को कुछ गिफ्ट देता है। जे अंदर चुप के सब कुछ दिख रहा था कि बाहर चल क्या रहा है। बॉब सभी को एक एक करके बिल्ली की बच्चा दे रहा था, लेकिन फिर भी जे बाहर नहीं आती है। बॉब उसे कुछ दिन देता है इस महल में ढलने के लिए। अब अगले दिन जे बाकी लड़कियों के साथ नहाने के लिए जाती है और बाथरूम में एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और उन्हें कुछ ड्रग्स दे रही थी। और इसके बाद सभी लड़कियां अपनी अपनी लंच करके अपनी किड से खेल रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ में अब बस यही खुशी थी। कुछ दिन बीतते हैं और वॉब नाम की एक आदमी आके कुछ लड़की को सिलेक्ट करके कहीं ले जाता है और उनमें जे को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। उन्हें एक ट्रक में डालकर एक अननोन जगह पर ले जा रहा था। उन्हें एक लेदर की ड्रेस लगा कर कैमरा के सामने डाल देती है। जय के साथ जो भी हो रहा था वो इसके लिए बहुत गिनाना था और उसे जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा था। उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और तो और उसे अपने क्लाइंट के साथ सर्विस में भी जानी थी, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी रात को जय अपनी फ्रेंड प्रिंसिला के पास फुट फुट के रोने लगती है। अब कुछ दिन बाद उसे अकेला ही अपनी जॉब पे लेके जा रहा था और उसके क्लाइंट ने जय को स्कूल गर्ल की कपड़ों में बुलाया था। उसके क्लाइंट के नाम जॉन था और वो जय को इस कपड़ों में देख के बेहद खुश हुई। जय को जॉन का पास वो अकेला छोड़ गया और वो बाथरूम में जाकर ड्रग्स ले रहा था और तभी उसे वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है और वो देख
देखता है जॉन जमीन पर पड़ा है और जॉय उसे चोट पहुंचाकर भाग गई थी। जॉय ने उसकी प्राइवेट पार्ट को काट लिया था और उसका मुंह खून से लाल हो रहा था। उसका कपड़े पूरा खुला हुए थे और वो भाग रही थी, लेकिन बॉब उसे पकड़ लेती है। वो एक घर में घुस गई थी जहाँ दो लड़की बैठ के कॉफी एंजॉय कर रही थी और बॉब उनको कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्रग एडिक्ट जय को पकड़ने आए थे। इसके बाद जय को वापस लाकर उसे पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसे बांध कर एक बर्फ से भरे हुए ट्रक में उसे डाल देती है और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं 1 साल ऐसा ही चले जाने के बाद जय भी अपने परिवार को भुलाकर अपनी नई जिंदगी एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जय से ईडन हो गया था। वहाँ पर वो लड़की प्रिंसिला उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई थी और वहाँ पर हम देखते हैं कि लाना नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका हाथ में जय की रिंग थी जो कि उसका फादर ने उसे दी थी। जय प्रिंसिला को बताती है कि वो अब 19 साल की है। प्रिंसिला के कहना था कि वो यहाँ कैसे बच गई है क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। और तभी एक आदमी वहाँ आता है और प्रिंसिला को घसीट कर लेके जाता है। शाम के टाइम पर देखते हैं कि जय यानी कि एडिन को अपने कस्टमर को फिर से सेटिस्फाई करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार की ये पार्टी बहुत बड़ी थी। जय की ड्रेस को देखकर लगता है कि वो एक चाइनीज लड़की बन के गई थी और हम देखते हैं कि 1 साल में जय इस काम को करने के लिए परफेक्ट हो गई थी। अब वो वापस लड़ते समय ईडन वैन में अपने हिल्स को तोड़ के छुपा देती है। इसके बाद ईडन जब रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी, शायद उसे भी मार कर फेंक दिया गया होगा। ईडन रात को अपनी छुपाई हुई सैंडल निकाल कर लाना पर अटैक कर देती है और उससे अपनी डेट की दी हुई रिंग वापस ले लेती है। वहाँ पर गार्ड आकर उन्हें छुड़ाती है। फिर वॉन इस कारण ईडन को दूसरे कमरे में लेके जाता है और वो ईडन से इम्प्रेस हो गया था। वो उससे पनिशमेंट के रूप में ईडन को अपने रिंग निकालने के लिए बोलता है और ईडन को मजबूरी में रिंग निकालना पड़ता है। वो को लग रहा था कि ईडन अपनी एज से ज्यादा ही स्ट्रांग है और ईडन उसकी सिंपत्ति के लिए रोने लगती है और कहने लगती है कि वाकई की लड़की अब वॉक की पीठ पीछे बहुत कुछ कहती है कि वो तो एक यहाँ का नौकर है। ईडन उसे बस फंसाना चाहती थी लेकिन वो नहीं फंसता। अब कुछ दिन बाद ईडन को वाकई लड़कियों के साथ एक पार्टी में लेके जाती है जहाँ पर उन्हें सर्विस देनी थी। पार्टी खत्म होने के बाद वॉर्न उस होस्टेस से पैसा मांगती है और वो होस्ट उसे कुछ पैसा काटने को कहता है। दोनों ने कहा सुनी और वो अपनी गन से डरा कर उससे बाकी का पैसा भी ले लेता है। अब रात के समय ईडन टॉयलेट जाती है जहाँ से वो अपनी रिंग को निकालती है। उसे धोकर वो वापस पहन लेती है क्योंकि उसी से अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट्स के बारे में पता था। धीरे धीरे ईडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वो उसको क्लाइंट का पास ना बेचकर उसे खुद अपने घर पे लेके जाता था। उसे वॉन की बचपन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने ईडन यानी कि जय को फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वहाँ पर एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था और वहाँ पर उन सबको प्रोस्टिट्यूशन में काम करवाया जाता था। लाना को कस्टमर की कॉल अटेंड करने की जॉब मिली थी लेकिन वो काम अब ईडन को वो दे देता है, जिससे लाना बहुत गुस्सा हो जाती है और सब समझ रहे थे कि वॉक ईडन के करीब आ रहे थे। ईडन अपनी काम बहुत अच्छे से करता था ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। दूसरी तरफ देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के बारे में स्पीच दे रहा है। इसका बाद में एक ऑफिसर उसे मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी काम कर रहा था। वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जो 2 पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था, जो कि असल में बॉब ने किया था। और वहाँ पर मिले वो लड़की का पैर में ट्रैकर था जिससे क्रिमिनल तक पहुँच सकता था। और ये सब सुनने के बाद बॉब को समझ आ गया था कि अब मुश्किल और बढ़ने वाला है। यहाँ पे बॉब अपने साथ ईडन को कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। वॉक की वैन में से 2 लाशें भी थी जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इनमें से एक लाना का भी लाश थी। वो उसे बीच समुद्र में लाकर पानी में डाल देते और एक बार फिर बॉब उसको पानी में ऐसा डालने के लिए इंसल्ट करता है जिससे गुस्से में आकर वॉक बॉब के पीछे से आकर हमला कर देती है और उसे मार डालता है और वो बॉब की भी डेड बॉडी को ठिकाने में लगा देता है। अब कुछ दिन बाद वॉक ईडन को एक
एक अनजाने का घर में लेके जाता है, जहाँ पर इन लोगों को पता था कि वो बॉब का साथ क्या क्या है। ईडन को अब वॉशरूम जाना था और वो अंदर जाके देखती है कि उस घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। ईडन को वहाँ पर एक रूम का दरवाजा भी खुला हुआ दिखता है, जिसका अंदर प्रिंसिला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिला को वहाँ पर कुछ महीना पहले लाया गया था, लेकिन ईडन को पता नहीं चल रहा था कि प्रिंसिला को ऐसे यहाँ क्यों रखा है। जब प्रिंसिला चिल्लाने की कोशिश करता है तो ईडन उसे चुप रहने को कहकर बाहर चला जाती है, जहाँ पर सभी न्यूज देख रहे थे जिसमें बॉब की पन्ने की खबर थी। लौटते समय ईडन ड्राइव कर रही थी और वॉक उसे पूछता है कि घर में उसे कुछ देखा, और वो उसे बस ऑपरेशन थिएटर के बारे में ही बताती है। वॉक को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था और वो उससे कार रोकने को कहता है, और फिर वैन से एक लड़की को उतर कर ईडन को उसे मारने को कहता है, और ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना पड़ेगा। ईडन का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन असल में उस गन पर बुलेट ही नहीं थी। वर्न बस ईडन पर भरोसा की जांच कर रहा था। बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था। उस वेयर हाउस का ध्यान अब वॉग रखता था और वो अपनी गार्ड्स को पनिशमेंट दे देता था। वॉग अपनी वेयर हाउस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस उन तक पहुंच सकती थी। इधर ईडन नर्स के पास जाती है, जो कि उसे ईस्ट बेराउच पर ले जाती है, जहाँ पर लड़कियों की पुराना सामान थी। फिर गर्ल्स को एक ट्रक में भरकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। वो कहता है कि ईडन बहुत लकी है क्योंकि वो बाकी लड़कियों के साथ नहीं जा रही है, बल्कि वॉग के साथ जा रही है। वॉग ये ड्रग से ये सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन इसका पहले वो बाथरूम जाता है और यही मौका था ईडन को कुछ करने का। वॉग जब बाथरूम में था तब ईडन किचन से खिले मारने का स्प्रे लेकर ड्रग्स के पाइप में स्प्रे कर दिया और उसे पीने के बाद वॉग बेहोश हो गया था। फिर ईडन अपनी पैर का ट्रिगर काटती है और वॉग की कीस लेकर कुछ इंजेक्शन ले लेती है और गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाती है। वो पहले उस घर जाती है जहाँ पर प्रेग्नेंट प्रिंसिला को कैद किया हुआ था, और जिस आदमी ने प्रिंसिला को कैद किया था वो उस आदमी को पैसे के बदले उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और इसीलिए उसे एडन इंजेक्शन देके उसे मार डालती है। अब एडन प्रिंसिला को उस कैद से आजाद करवाती है। फिर वो दोनों कार से जा रहे थे। फिर ईडन रास्ते पे कार को रोकती है और पब्लिक फोन से अपनी घर पे कॉल करता है। ईडन का पेरेंट्स उसके आवाज सुनकर उसे पहचान लेती है, जो कि उसका ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उसको जैसो से असली नाम पे पुकार रहे थे और ईडन बस रोए जा रही थी क्योंकि वो किसी का मुंह से अपने असली नाम सुने काफी टाइम हुआ था। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।